Hello friends, welcome to the online platform Let's Study India. My name is Avantika Singh और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ सेमेस्टर 3 जीन साइलेंसिंग और RNAi के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। जीन साइलेंसिंग, इसमें जो दोनों मेथड है ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। RNA के अंदर हम इसका दोनों पाथवे रीड करेंगे, siRNA और miRNA। देन इसका मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में इसके एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस भी हम रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग मतलब क्या होता है? जीन को साइलेंट कर देना, जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देना। जीन आगे प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा है, कोई भी जीन, या जीन क्या होता है? जीन इज अ पार्ट ऑफ DNA। तो जीन को हम एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहे हैं, उसको प्रोटीन ही नहीं बनने दे रहे हैं। जब वो प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सेंट्रल डोग्मा, DNA से RNA का बनना, RNA से प्रोटीन का बनना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जीन साइलेंसिंग को हम को सप्रेशन भी बोलते हैं, मतलब हम सप्रेस कर दे रहे हैं जीन्स को, या फिर क्वेलिंग भी बोलते हैं, QUELLING क्वेलिंग, और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं जीन साइलेंसिंग को। यहाँ पे हो क्या रहा है कि DNA से RNA बन रहा है। DNA से RNA कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। DNA से जब RNA बनता है तो ये चला जाता है बाहर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से ये किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में। प्रोटीन से इस प्रोटीन को हमको बनने ही नहीं देना है, क्योंकि इस जीन को हमको क्या करना है? साइलेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से हम एक एंटीसेंस DNA डाल देंगे। एंटीसेंस DNA क्या करेगा? ये जा करके हमारे RNA से बाइंड, एक ऐसा RNA प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेगा? RNA से बाइंड कर जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये RNA से बाइंड कर जाएगा, और जो ये प्रोटीन है वो बनेगी ही नहीं। जब प्रोटीन बनेगी ही नहीं तो कैरेक्टर शो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हम जीन्स को साइलेंट कर रहे हैं, यानी कि जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो हम क्या करें, जीन को नॉकआउट कर दें, या जीन को नॉक डाउन कर दें। नॉक आउट और नॉक डाउन टर्म का मतलब क्या होता है? नॉक डाउन करना मतलब जीन है हमारे बॉडी में, और वो मान लीजिए कोई जीन है, वो क्या हो गई? म्यूटेटेड। जैसे क्या होता है, कोई भी जीन है वो म्यूटेटेड हो गई और कार्सिनोजेनिक हो गई, यानी कैंसर कॉजिंग हो गई, ट्यूमर बनाने लगी, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस हो हमारे अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उस जीन को नॉक डाउन कर देंगे। हम क्या करेंगे? नॉक डाउन। नॉक डाउन मतलब उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे, उस जीन से प्रोटीन को ही नहीं बनने देंगे, उसको कहते हैं नॉक डाउन। और व्हाट इज नॉक आउट? मतलब हम जीन को उसकी जगह से ही निकाल दे रहे हैं। ये जो जीन हमारे ये जो DNA था, ये DNA हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, इसको हम क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं बाहर, हमारी न्यूक्लियस से इसको बाहर निकाल दे रहे हैं, नॉक आउट कर दे रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉक आउट, मतलब रिमूवल ऑफ द जीन, जीन को बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन नॉक डाउन एंड जीन नॉक आउट? जीन नॉक आउट मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? परमानेंटली उसको बाहर निकाल दे रहे हैं DNA को न्यूक्लियस के अंदर से, जिससे वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा फर्दर, क्योंकि वो जीन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो RNA ही नहीं बनाएगा, RNA ही नहीं बनाएगा तो प्रोटीन ही नहीं बनाएगा। फिर जीन नॉक डाउन मतलब क्या होता है कि जीन तो है, जीन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे जीन है लेकिन वो RNA भी बना रहा है, लेकिन RNA से प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो दैट इज जीन नॉक डाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये परमानेंटली चेंज है, परमानेंट चेंज है, ये कुछ टेम्पररी चेंज है। जब तक वो जो कार्सिनोजेनिक या फिर जो भी म्यूटेटेड जीन हमारे अंदर है, जब तक है, तो टेम्पररी बेसिस पे हम उसको क्या कर रहे हैं? रोक दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी ये DNA है, ये DNA लेवल पे हो रहा है, DNA के लेवल पे हो रहा है, मतलब DNA को ही हम क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। और ये RNA लेवल पे हो रहा है, मतलब DNA से RNA बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, मतलब RNA से प्रोटीन नहीं बन रही है। तो दैट इज जीन नॉक डाउन। इसका एग्जाम्पल हो गया RNA इंटरफेरेंस, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा, RNA इंटरफेरेंस। इसका एग्जांपल हो गया जीन नॉकडाउन, मतलब प्रोटीन ना बनने देना। इसका एग्जांपल हो जाएगा CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 जो कि बहुत ही रिलेटेड टर्म है, आपको पता ही होगा CRISPR-Cas9 के बारे में। ये इसका एग्जांपल है जीन नॉकआउट का। हम क्या कर रहे हैं? जीन को बाहर निकाल दे रहे हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जीन नॉकडाउन एंड जीन नॉकआउट। ओके, द नेक्स्ट वन इज
तो हम जीन साइलेंसिंग कहाँ से ये टर्म आया, जीन साइलेंसिंग ये टर्म आया कहाँ से, हमको इसके बारे में पता कहाँ से चला। स्टार्टिंग में क्या था, 1998 तक हमें ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ मैकेनिज्म हमारे सेल कैरी करता है। ठीक है, यहाँ होता क्या है, 1990 में जॉर्ज जेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, पेट्यूनिया नाम के फ्लावर पे वर्क किया। पेट्यूनिया वर्ड सुना होगा, पेट्यूनिया मतलब ही होता है गहरा रंग, गहरा बैगनी रंग। तो ये जो फ्लावर था पेट्यूनिया फ्लावर, ये कैसा था बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पेट्यूनिया फ्लावर कैसा दिखता है। ऐसा होता है ये, दिस इज पेट्यूनिया, पेट्यूनिया नाम का फ्लावर था, ये ऐसा नॉर्मली दिखता है। तो इन साइंटिस्ट जॉर्ज जेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1990 पे क्या किया, ये जीन साइलेंसिंग पे वर्क नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, जीन पे मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये जो पेट्यूनिया नाम का जो फ्लावर है ये और पिगमेंटेड हो जाए। उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम डीएनए लेवल पे क्या चेंजेस ला सकते हैं जो हमको आगे आने वाली पीढ़ी में दिखे। तो ये जो था ये हल्के मतलब इस रंग का था थोड़ा पेट्यूनिया, ये चाहते हैं हम और पिगमेंटेड कर दें इसको, और डार्क कर दें इसको। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक जीन डाला। ये क्या देख रहे थे कि ये एक जीन था जो एक्सप्रेस हो रहा था, और एक्सप्रेस हो रहा था तो वो डार्क कलर पिगमेंट दे रहा था। उस जीन का नाम था, क्या था उसका नाम था CHS जीन। मतलब क्या, C मतलब क्या, H मतलब और S मतलब C मतलब काइमेरिक, सॉरी चालकोन, चालकोन सिंथेज, ये एक जीन था, सॉरी CHS ही है, ओके आई वाज करेक्ट, CHS जीन था जो कि काइमेरिक चालकोन सिंथेज, ये एक जीन था जो कि एक्सप्रेस कर रहा था। जीन क्या बनाते हैं, प्रोटीन, तो ये एक प्रोटीन एक एंजाइम को बना रहा था, प्रोटीन एंजाइम सेम थिंग, ओके। तो ये कौन से प्रोटीन को बना रहा था बेटा, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किस लिए, पर्पल कलरेशन के लिए, पर्पल कलरेशन मेरी राइटिंग के लिए सॉरी, तो पर्पल कलरेशन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो इन्होंने इस जीन को सोचा कि जब कुछ अमाउंट में जीन है तो ये पर्पल कलर इतना दे रही है, हम और जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो और पर्पल कलर आ जाएगा। बल्कि क्या, लेकिन उल्टा हो गया, क्या हुआ, पर्पल कलर ना आने की वजह से, पेट्यूनिया ना आने की जगह क्या हो गया, पेट्यूनिया फ्लावर का कलर व्हाइट हो गया, पेट्यूनिया फ्लावर जो है और कम पर्पल दिखने लगा। तो इनको ये समझ ही नहीं आया जॉर्ज जेनसन को कि ये हमारे साथ हुआ क्या, ये जो पेट्यूनिया और पर्पल होने की जगह ये जीन डाला उन्होंने, एंथोसाइनिन आना चाहिए था, पिगमेंट बनना चाहिए था, पर्पल कलर और दिखना चाहिए था, बल्कि उल्टा हो गया, वो क्या हुआ, पूरा गायब हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या था, को सप्रेशन हुआ था, को सप्रेशन अनदर नेम फॉर जीन साइलेंसिंग, अभी बताया। तो ये जीन साइलेंसिंग हो गई, लेकिन इनको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, ठीक है। ये इस पर रिसर्च करते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, 1995 में एक और साइंटिस्ट आए थे, दो साइंटिस्ट थे, गुओ और कैम्फस। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने C. elegans पे काम किया। C. elegans इट इज अ नेमाटोड, नेमाटोड ऐसा दिखता है थोड़ा। नेमाटोड क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मिट्टी में रहना पसंद करता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, जीन एक्सप्रेस कराने की कोशिश की थी, जिसमें इन्होंने देखा कि यहाँ पे भी क्या देखने को मिला इनको, यहाँ पे भी इनको देखने को मिला जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग हो गई। तो जीन साइलेंसिंग हो गई फ्रेंड्स, तो इनको अभी समझ ही नहीं आएगा, फिर इन्हें भी नहीं समझ में आया कि हुआ क्या हमारे साथ। हम तो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे एक एंटीसेंस आरएनए को, और यहाँ पे हो क्या गया, पूरी तरीके से सप्रेस हो गया। तो इनमें भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है यहाँ पे। फिर मेलो और फायर जो कि वेल नोन साइंटिस्ट हैं, जो जिन्होंने ये टर्म जीन साइलेंसिंग दी, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या देखा कि एक C. elegans में एक जीन डाली, सेंस और एंटीसेंस आरएनए डाल के देखा अलग अलग। तो जब एंटीसेंस आरएनए डाला तो सेंस आरएनए डाला तो देखा कि कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आगे आने वाली जनरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नो इफेक्ट। ये क्या है, पेरेंट, ये ऑफस्प्रिंग, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट्स में एंटीसेंस आरएनए डाला और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नो इफेक्ट। देन इन्होंने क्या देखा कि जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाला, आरएनए है जो कि एक दूसरे के सेंस और एंटीसेंस एक साथ है, दोनों कंबाइन हो गए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो देखा क्या कि पेरेंट्स के बच्चे जो थे, ऑफस्प्रिंग जो थी, आगे आने वाली पीढ़ी जो थी, वो कैसी आई, उसमें मसल ट्विचिंग देखी गई। मतलब हुआ क्या
इन्होंने जो जीन इंट्रोड्यूस किया था उससे जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो प्रोटीन बनी नहीं, वो प्रोटीन नहीं बनी, वो जब प्रोटीन मसल प्रोटीन बनी नहीं तो यहाँ पे इन्होंने मसल ट्विचिंग देखी। अब मसल्स जो थी वो ट्विच कर रही थी, उनको चलने में प्रॉब्लम आ रही थी तो ट्विच करके वो चल रहे थे सी एलिगेंस। तो इन्होंने यहाँ देखा कि एंटीसेंस और सेंस और एंटीसेंस आरएनए उतने इफेक्टिवली साइलेंसिंग नहीं करा पा रहे हैं जितना इफेक्टिवली डबल स्टैंडर्ड आरएनए साइलेंसिंग करा पा रहा है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए करा पा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये देखा कि ये जो एंटीसेंस और सेंस आरएनए है वो डबल 10 टाइम्स इफेक्टिव है। एंटीसेंस और सेंस आरएनए अलग अलग है जब, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, बल्कि जब ये दोनों साथ साथ हैं तो वो 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे जो हम देख रहे थे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा इफेक्टिवली जीन साइलेंसिंग करा दे रहा है। यहाँ पे यही लिखा है कि इन साइंटिस्ट ने 1998 में ये पता चला कि जीन साइलेंसिंग टर्म आया, जिससे ये समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इन जॉर्जनसन के एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखने को मिला, क्यों गुओ और कैम्फर्स के एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखने को मिला। फिर इनको नोबेल प्राइज से 2006 में नवाजा भी गया। ये नोबेल प्राइज इनको मिला था, इन दोनों को ही मिला था, क्रेग सी मेलो और एंड्रयू फायर और सी मेलो को ये मिला था नोबेल प्राइज। किस में मिला था बेटा? बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिलता है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिलता है, लेकिन इसमें बोलते हैं नोबेल लॉरिएट्स थे ये दोनों, किसमें? फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में। 2006 में इनको जीन साइलेंसिंग के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज। सी एलिगेंस पे इनका एक्सपेरिमेंट था। फिर इससे हमें यह भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, जब इसमें जीन आरएनए को एक्सप्रेस करने दिया जा रहा था तो एक्सप्रेस नहीं हो करके क्यों इसमें कलर ये वाइट हो गया, क्यों फ्लावर्स वाइट हो गए। यहाँ पे क्या देखने को मिला हमको? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग को मैंने बताया था कि क्या कहते हैं? को सप्रेशन क्वेलिंग, ठीक है, या फिर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन नाम से भी जानते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में ये केस पाया जाता है। नॉर्मली भी ये सेल्स के अंदर ये मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है और हम इसको प्रोवोक कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, डबल स्पीड से कर सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से अपनी जीन को हम जिस सेल को चाहे, जिस जीन को चाहे हम उस जीन को एक्सप्रेस करने से रोक सकते हैं, रोक देते हैं किसी चीज को एक्सप्रेस होने से, ठीक है। जो चीज हम नहीं चाह रहे हैं कि हो उसको रोक देते हैं। देख रहे हैं कितना कमाल कर रहे हैं, हम खुद से ही रोक दे रहे हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है। कितनी अच्छी साइंस निकाल दी हमने। कोई भी डिजीज है, हम नहीं चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को हो, तो हम उसको रोक देंगे। या कोई भी ऐसी चीज है, कोई कैरेक्टर ऐसा है जो हम नहीं चाह रहे कि मेरे बच्चे में भी वो कैरेक्टर आ जाए जेनेटिक रूप से, तो उसको हम रोक दे रहे हैं। तीन तरीके से आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है साइलेंसिंग के लिए। तो 3 तरीके का होता है। एक होता है SH-RNA, SI-RNA, MI-RNA। MI-RNA साइलेंसिंग जो होती है उसमें MI का मतलब माइक्रो RNA, SH का मतलब होता है शॉर्ट हेयर पिन RNA, SI का मतलब होता है शॉर्ट इंटरफेरेंस RNA। ओके, देन टाइप्स ऑफ जीन साइलेंसिंग। टाइप्स ऑफ जीन साइलेंसिंग में हम देखेंगे कि कितने तरीके के जीन साइलेंसिंग हम करा सकते हैं। 2 तरीके से करा सकते हैं। या तो हम क्या करा दें उसका ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी डीएनए से हम आरएनए ही नहीं बनने दें, और या तो हम क्या करा दें, डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने दे रहे हैं, आरएनए नहीं बनने दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे करा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन यही हम नहीं होने दे रहे हैं। डीएनए से आरएनए ही नहीं बन रहा है, यहीं पे रोक दे रहे हैं। तो जब आरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगी, प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो कैरेक्टर ही नहीं शो होगा। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग मतलब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन को साइलेंट कर दे रहे हैं, यानी कि डीएनए से आरएनए तो बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, बट आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बन रही है। इसी को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसलेशन जो होता है, वहां पे इसकी साइलेंसिंग करा देते हैं। प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म, ठीक है, ये नहीं बनेगा। ओके, देन ये ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग के बारे में अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग आखिर में होती कैसे है, क्या कर देते हैं हम कि जीन साइलेंट हो जाता है।
डीएनए से आरएनए बन ही नहीं पाता है। तो कैसे होता है? ये डीएनए लेवल पे होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही देखा जा रहा है कि डीएनए लेवल पे ही करेंगे तभी तो आरएनए नहीं बनेगा। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो जीन है, यहाँ पे जो डीएनए रहेगा वो डीएनए क्या करेगा बेटा, एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा और आरएनए ही नहीं बना पाएगा। तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे ये डीएनए है, डीएनए फोल्डेड फॉर्म में है, इस पे ये हिस्टोन्स हैं, ये हिस्टोन्स हैं इसके ऊपर, और ये जीन है आपका। जीन को हम क्या करेंगे, इसकी एसिटाइलेशन करा देंगे। एसिटाइलेशन, ये देख रहे हैं एसिटिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है, एसिटिल ग्रुप ऐड हो गया है हिस्टोन पे और ये खुल गया है। ये कैसे था, कॉम्प्लेक्स था, इसको हार्ड टू रीड, यू कैन नॉट रीड इट, बट हमने इसको एसिटाइलेशन करके खोल दिया है। जैसे ही खोल दिया है इसमें मिथाइलेशन करा दिया है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गए हैं। जैसे ही मिथाइल ग्रुप ऐड हो गए हैं इट विल नॉट गेट एक्सप्रेस, है ना। मिथाइल ग्रुप अब इसको ये एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे, डीएनए से आरएनए बनने ही नहीं देंगे, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देंगे। तो ये जो होता है एसिटाइलेशन कर देते हैं हम। एसिटाइलेशन मतलब होता है एसिटिल ग्रुप का ऐड हो जाना, कहीं पे भी एसिटिल ग्रुप का ऐड हो जाना इज एसिटाइलेशन। तो यहाँ हम डीएनए पे ऐड कर रहे हैं तो डीएनए एसिटाइलेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन पे आप देख रहे थे, हिस्टोन को खोल दे रहे थे, ये है हिस्टोन, ये हिस्टोन है गोल वाला। तो हिस्टोन एक प्रोटीन होती है जो कि डीएनए पे बाइंडेड होती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये हिस्टोन प्रोटीन पे हम क्या कर रहे हैं, एसिटाइलेशन कर दे रहे हैं, इसी का मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं। मॉडिफाई हो जा रहा है, ऐसे मॉडिफाई हो जा रहा है कि आगे आरएनए ही नहीं बना रहा है। अब कौन कौन सी एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है एसिटाइलेशन के लिए? एक होती है हैट, एक होती है एचएडीसी। हैट क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हैट, इज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएडीसी, हिस्टोन डीएसिटाइलेज। ये दोनों एंजाइम है, जहां पे भी लास्ट में एज आ जाए इसका मतलब ये एंजाइम है जो कि वर्क करेंगी फॉर एसिटाइलेशन, एसिटिल ग्रुप ऐड करने के लिए। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये डीएनए है और हिस्टोन्स हैं। ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं वो क्या है, डीएनए, और ये जो ब्लू कलर में है गोल गोल, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। इस पे हमने मॉडिफाई करके एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो डीएनए से जिसके बाद ये खुल गया और फिर इसमें मिथाइलेशन हो गया, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, जिसकी वजह से आगे ये डीएनए से आरएनए ही नहीं बन पाएगा। और जब डीएनए से आरएनए ही नहीं बनेगा तो आरएनए से प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं होगा। वो जो लक्षण आने वाले हैं आगे वाली पीढ़ी में वो आएंगे नहीं, क्योंकि आरएनए ही नहीं बन रहा है। या फिर हम आगे वाली पीढ़ी छोड़िए, हमारे सेल के अंदर ही वो जो एक्सप्रेस होने वाला था वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, moving on to the next slide, we will see that post transcription gene silencing. अभी हम पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग, अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, यानी डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, हमारे अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए से आरएनए तो बन रहा है लेकिन आरएनए से हम प्रोटीन नहीं बनने दे रहे हैं। डीएनए से आरएनए तो बन रहा है लेकिन आरएनए से हम प्रोटीन नहीं बनने दे रहे हैं। तो यहाँ होता क्या है, जैसे सपोज ये एक डीएनए है, डीएनए में म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे जो होना चाहिए था न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो ना होकर के दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। सपोज करिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए एंथोसाइनिन, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कुछ और आ गया, मान लीजिए टी आ गया। तो इससे जब टी आ गया तो इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर जाएगा, जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर जाएगा तो पूरी प्रोटीन सीक्वेंसिंग, आरएनए गलत हो जाएगा, आरएनए गलत हो जाएगा तो प्रोटीन गलत बन जाएगा। तो ये हमको नहीं होने देना है। हम क्या करेंगे, म्यूटेशन को रोकेंगे। तो हमने क्या किया, एक आरएनए को ऐसा डाल दिया जो जहां जितना पोर्शन म्यूटेटेड है, हमने चेक किया ये पोर्शन म्यूटेटेड है, तो हम उसके लिए एंटीसेंस आरएनए को डाल देंगे। एंटीसेंस आरएनए को डालेंगे तो ये इससे बाइंड कर जाएगा। देख रहे हैं आप कि ये तो बाइंड नहीं किया, ये खुला हुआ है, लेकिन इतना पोर्शन जो है आरएनए का वो बाइंड कर गया है। जब बाइंड कर गया है तो ये इससे प्रोटीन ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। जितना सिंगल स्ट्रैंडेड है उससे तो प्रोटीन बनेगी, लेकिन जितना म्यूटेटेड पोर्शन है जिसको हमने क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया है, जितना म्यूटेटेड पोर्शन है जिसको हमने बाइंड कर दिया उससे प्रोटीन नहीं बनेगी। तो जितना हिस्सा अच्छा था उससे तो प्रोटीन बनी, तो हेल्दी प्रोटीन बनी। इसका मतलब जो म्यूटेटेड था जिससे डिजीज होने वाली थी, मान लीजिए ये म्यूटेटेड हो गया फॉर कैंसर या कोई भी ऐसी बीमारी, तो इसको हमने एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। जितनी अच्छी प्रोटीन थी उससे अच्छा प्रोटीन बना, उससे अच्छी न्यूक्लियोटाइड बनी, अमाइनो एसिड ऐसे बने जो अच्छे थे, लेकिन जो अमाइनो एसिड गलत बनने वाला था उसको हमने एक्सप्रेस होने से रोक दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आरएनए में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हम आरएनए पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए पे मॉडिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ मॉडिफिकेशन कैसे कर रहे हैं हम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन को हम
अलग से एक आरएनए, एंटीसेंस आरएनए लाके बाइंड करा दे रहे हैं, जिससे प्रोटीन जो है इतने हिस्से की नहीं बन पा रही है डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से। यही हो रहा था फ्लावर में, डबल स्टैंडर्ड डालने की वजह से सारे के सारे एक्सप्रेशंस रुक जा रहे थे आरएनए से। देन नेक्स्ट स्लाइड, ये दो तरीके से होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, दो तरीके से होता है। एक होता है siRNA और एक होता है miRNA, एक होता है shRNA, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम siRNA और miRNA पढ़ेंगे। siRNA मतलब क्या है? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, है ना। S मतलब स्मॉल, छोटा सेगमेंट है, ज्यादा बड़ा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम नहीं ले रहे हैं। 15 से कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होगा? 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का हम एक छोटा सा सीक्वेंस लेंगे। कितना? 15 से, हमारी स्लाइड बदल गई, 15 से हम कितने 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग हम क्या ले लेंगे? एक आरएनए। तो यहाँ पे कितना हमने लिया था बेटा? 15 to 20 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमने ऐड कर लिया। क्योंकि ये छोटा है, बहुत बड़ा है नहीं, इसीलिए इसका नाम है siRNA, यानी कि शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। तो यहाँ देख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमने डाल दिया है सेल के अंदर। ये क्या हो रहा है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है और इससे बन रहा है हमारा siRNA। मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग सेगमेंट्स में ये टूट जा रहा है डाइसर एंजाइम की वजह से। डाइसर एंजाइम क्या होती है? ये एक एंजाइम है जो आरएनएज थर्ड टाइप के एंजाइम है। आरएनएज मतलब ही क्या होता है? जो आरएनए को तोड़ दे, जो आरएनए को ब्रेक कर दे, उसे बोलते हैं आरएनएज, यानी कि आरएनए एंजाइम। ये क्या है? आरएनएज थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम। आरएनएज थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम क्या इसका काम होता है बेटा? ये क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ने के लिए ही ये बनी होती है। ये एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस जो बीच से तोड़ता है उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो साइड से क्लीव करे आरएनए को, या उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो आरएनए एक्सोन्यूक्लियस मतलब आरएनए को एंडोन्यूक्लियस, आरएनए एंडोन्यूक्लियस मतलब आरएनए को बीच से तोड़ेगा। तो आरएनए को छोटे छोटे 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से के हिसाब से तोड़ दिया इसने कई हिस्सों में। फिर इसी को बोलते हैं siRNA, यानी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का शॉर्ट इंटरफेरेंस। इंटरफियर करेगा ये किसके सिंथेसिस को? ये क्या करेगा? प्रोटीन के सिंथेसिस को इंटरफियर करेगा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए। तो ये क्या कर रहा है? ये आगे इसको क्या कर रहा है? ये आगे जा रहा है। ये होती है एक रिस्क असेंबली होती है। रिस्क मतलब क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है रिस्क कॉम्प्लेक्स। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है कि ये जो दो था डबल स्टैंडर्ड था, ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है, जो निकल जाता है, जो बाहर निकल, जैसे ये देख रहे हैं एक रेड है और एक वो रेड है एक ब्लू है, तो रेड इसमें बाइंड हो गया। जो रेड बाइंड पोर्शन हो जाता है इसको बोलते हैं गाइड आरएनए। ये गाइड करेगा आगे के आरएनएज को ब्रेक करने में, जो हमको नहीं चाहिए उन आरएनए को ब्रेक करने में गाइड करेगा। और पैसेंजर आरएनए ये टूट जाता है, ये ब्रेक डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये अलग हो जाता है इससे दो हिस्से में। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पैसेंजर। जैसे पैसेंजर गाड़ी से उतर जाता है ना, तो ये भी उतर के अलग हो जाएगा और ये आपको गाइड करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेस। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर जाएगा। रिस्क कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये हेल्प करता है आगे। रिस्क के अंदर दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये भी बताई देती हूँ कि दो होते हैं रिस्क के अंदर। एक होता है स्लाइसर सी एलिगेंस के अंदर होता है स्लाइसर, है ना। और हम जैसे और बाकी ये स्पेसिफिक होता है, किसी जानवर में किसी ही एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि सी एलिगेंस। और बाकी में क्या होता है? TRNC6। ये हमारे अंदर TRNC6 की जगह यहाँ पे सी एलिगेंस में स्लाइसर होता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है? AGO मतलब कौन सी? एग्रेनॉट। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। ये भी स्पेसिफिक आरएनएज H, ये भी आरएनएज है, मतलब आरएनए को ब्रेक करेगी। आरएनएज H। What is the difference between RNase third and RNase H? RNase H क्या होता है? ये भी ब्रेक करेगी
देगी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, लेकिन ये किसी एक को ही ब्रेक करती है। जैसे आरएनए थर्ड क्या कर रही थी, दोनों को तोड़ रही थी, इसको भी तोड़ रही थी और इसको भी तोड़ रही थी। ये क्या करेगी, किसी एक को ही तोड़ती है, किसी एक को ही तोड़ेगी, तो एक जो भी इससे बाइंड करेगा उसको ब्रेक कर देगी, गाइड आरएनए को छुएगी नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। तो अगर इसको लगा देते तो ये तो दोनों को ब्रेक कर देती, हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली एक को ही ब्रेक करना है, गाइड वाला इसके साथ अटैच ही रहेगा, रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच ही रहेगा। तो क्या हो रहा है कि ये जो है ये गाइड करेगा, जैसे ही कोई भी आरएनए आता है वो इससे अगर कोई भी आरएनए जिसको ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसको हमको जो टारगेट इसे बोलेंगे, जो टारगेट आएगा, दिस इज द टारगेटेड, इसको हमने टारगेट किया है, टारगेट आरएनए, इसको हमने टारगेट किया है कि इसी को ब्रेक करना है, इसकी ही प्रोटीन नहीं बनने देनी है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम भेजेंगे और ये इससे बाइंड कर जाएगा, और ये 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा उससे बाइंड कर जाएगा। और जैसे ये बाइंड करेगा, ये क्या करता है, हमारा यहाँ पे एग्रेनॉट प्रोटीन या एग्रेनॉट एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, उसको ब्रेक कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। जो एमआरएनए था, टारगेटेड एमआरएनए था, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब हम वो प्रोटीन को आरएनए एमआरएनए को ही ब्रेक कर देंगे तो प्रोटीन बनेगी ही नहीं। जब प्रोटीन बनी ही नहीं तो क्या होगा, एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। जो हमें चाहते थे कि प्रोटीन एक्सप्रेस ना करे, जीन साइलेंट हो जाए, वो हो गया। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या हुआ, siRNA बना, किसकी वजह से, डाइसर एंजाइम की वजह से। ये हमेशा बेटा ये तो क्या करता है, जैसे ये है तो ये 3 प्राइम एंड पे 2 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैंगिंग बनाता है। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड पे फिर यहाँ पे 2 हैंग होंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और ये 5 प्राइम एंड है। तो ये ऐसे बनाता है कि 3 प्राइम एंड पे दोनों साइड 2 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैंग कर जाएं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ से जैसे ये ब्रेक कर देता है, ये क्या करता है, अलग हो जाता है, ये वाला पोर्शन निकल जाता है, जिसे बोलते हैं हम पैसेंजर आरएनए। 2 हिस्से थे ना, डबल स्टैंडर्ड था, तो एक स्ट्रैंड निकल जाता है, जो पहला ऊपर वाला स्ट्रैंड निकलता है उसको बोलते हैं पैसेंजर आरएनए, और जो रिस्क कॉम्प्लेक्स से के साथ अटैच हो जाता है उसको गाइड करता है कि आप ले करके चलता है कि हमको इस आरएनए से अटैच होना है और इसको हमको तोड़ना है। तो ये इसको गाइड करता है, लेकर के जाता है, इससे अटैच कराएगा टारगेटेड आरएनए से और इसको तोड़ देगा, जब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। तोड़ने का काम कौन कर रहा है, रिस्क कॉम्प्लेक्स। क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये इसको तोड़ रहा है। इसको गाइड करने का काम कि कौन सा आरएनए तोड़ना है, ये काम कौन कर रहा है, टारगेट आरएनए, सॉरी गाइड आरएनए। देन नेक्स्ट mRNA, यानी mRNA डायरेक्टेड आरएनए आई, मतलब इंटरफेरेंस। mRNA का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रो आरएनए, माइक्रो है। यहाँ पे क्या होता है, वो कितना था, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग, ये है 100 से 120 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग। क्या होता है कि हमारे सेल में ये प्रोसेस, ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसन, और माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और इसके बाहर जो प्रोसेस होती है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं। क्या होता है इसमें कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। जब ये mRNA बनता है बेटा, तो ये mRNA जो होता है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लूप बने रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक लंबा आरएनए बनता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये मुड़ जाता है, और जैसे ये मुड़ता है ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बेसिकली ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज होता है, किसी में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी हेल्प करता है। तो क्या होता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगा और mRNA जीन जो है वो mRNA में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ये प्री में नहीं कन्वर्ट हुई है, अभी इसे प्राई बोलेंगे, प्राई mRNA। ये क्या होगी, ये कितने लॉन्ग होगी बेटा, ये 100 से 120 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग होगी। फिर इस पे ड्रोसा और DGCR8 ये दोनों एंजाइम एक्ट करेंगी और इसको फर्दर और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगी। जब ये इससे छोटा फॉर्म बनता है तो ये कितना था 100, और ये कितना हो जाएगा 65 to 70 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग होता है हमारा प्राई mRNA से ही
प्री mRNA में कन्वर्ट होता है। इसके बाद एक्सपो5 यानी एक्सपोर्टीन 5 जो एंजाइम है, क्या होता है न्यूक्लियस में, ये क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इस पोर्स से ये mRNA जो है प्री mRNA ये बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, और लेके कौन आएगा एक्सपोर्टीन 5, एक्सपोर्टीन के साथ GTP आएगा, GTP इसको एनर्जी देगा, GTP से ये GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ रैन प्रोटीन भी रहेगा और ये इसको बाहर लेकर के आएगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको GTP और एक्सपोर्टीन 5 तो बिल्कुल याद रखना है, ये बाहर लेकर के आएगा। जैसे ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये प्री mRNA पे डाइसर और TRBP ये दोनों एक्ट करते हैं। तो ये दोनों जब एक्ट करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा बेटा, डाइसर इस पे एक्ट करेगा, डाइसर एक्ट करेगा तो डाइसर जो है इसको ब्रेक कर देगा किस पे, इसको, ये एंडोन्यूक्लियस है, RNase थर्ड टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस इसको 3 प्राइम ओवरहैंग्स देगा, 3 प्राइम पे ओवरहैंग्स देगा इसको, और 5 प्राइम पे फॉस्फेट एंड रहता है। फिर ये क्या होता है कि ये 2 स्ट्रैंड में बढ़ जाता है, जब 2 स्ट्रैंड में क्या होता है पैसेंजर और एक होता है गाइड, इसको गाइड करते हुए चलेगा। ये गाइड जो mRNA होता है ये इसको क्या करता है, जो भी हमारा टारगेटेड mRNA है, टारगेटेड mRNA है, उस जो प्रोटीन बनाने वाला है, जो प्रोटीन हमको नहीं चाहिए उससे जाकर के ये बाइंड कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा और बाइंड कर जाएगा। तो ये बाइंड कर जाता है और जैसे ही ये बाइंड करता है ये क्या करता है, इसको डिसइंटीग्रेट, 2 प्रोसेस हो सकते हैं, या तो ये टूट जाएगा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, या तो क्या होगा ये फर्दर इनहिबिट हो जाएगा, रुक मतलब क्या हो जाएगा, या यहीं पे रुक जाएगा, बना रहेगा कॉम्प्लेक्स और आगे नहीं बनने देगा, आगे ये प्रोटीन ही नहीं बनने देगा, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रह जाएगा। तो 2 प्रोसेस थी। तो siRNA में क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये फर्दर जो था ये एंजाइम इसको ब्रेक कर दिया, ये वापस से ये फ्री हो जाएगा, वापस इस प्रोसेस को ये गाइड RNA की तरह काम करेगा, बार बार ये कई सारी टारगेटेड mRNA को ये ब्रेक करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अगर इस प्रोसेस को अपना लिया, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ये टूट गया अगर टारगेटेड mRNA, तब तो ये क्या होगा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तब तो ये फ्री हो जाएगा और दूसरे mRNA से बाइंड करेगा। लेकिन अगर ये नहीं बाइंड करता है तो क्या होगा, अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा कि ये फिर से टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तब तो ये फ्री, और अगर टूटा नहीं ऐसे कॉम्प्लीमेंट बना करके रह गया तब तो ये फ्री नहीं हो पाएगा और एक ही RNA को रोक पाएगा। ठीक है, फर्दर क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज हैं siRNA और miRNA के अंदर। siRNA जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, ये दोनों ही RNA प्रिकर्सर है, ये दोनों ही इसको ब्रेक करने का काम करते हैं, और ये दोनों में ही डाइसर और रिस्क कॉम्प्लेक्स का यूज होता है। पहले डाइसर आता है, डाइसर क्या करता है, इनको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देता है, और रिस्क आता है, रिस्क क्या करता है, हमारा टारगेटेड mRNA को पकड़ लेगा और क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो इन दोनों में ही क्या था, siRNA miRNA में दोनों में डाइसर था, एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी डाइसर था, SI में भी और miRNA में भी डाइसर था। डाइसर कहा गया आपका ये, ठीक है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, siRNA और miRNA में बहुत से छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इसमें क्या होता है, siRNA में ये ज्यादातर एंडो या एक्सो दोनों होता है, एंडोजिनस या एक्सोजिनस। एंडोजिनस और एक्सोजिनस कहने का मतलब, या तो हम इसको बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, हाई प्रेशर इंजेक्शन की वजह से हम ऐसे RNA को अंदर डाल देते हैं सेल के, जो इससे कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करें। तो siRNA को हम बाहर से भी डाल सकते हैं सेल के अंदर, या फिर ऐसे DNA को ही डाल दे जो वैसी RNA प्रोड्यूस कर दे डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसी 2 RNA प्रोड्यूस हो जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो और जाकर के बाइंड हो जाए, तो वो हो जाएगा एंडो। जो बाहर से आएंगी, जो हम सीधे RNA डाल देंगे वो क्या होगा, एक्सो, बाहर से डाल रहे हैं। एंडो जो अंदर DNA से RNA बना दें वो, और बाहर से उस DNA को तो इंजेक्ट किया लेकिन RNA तो अंदर ही बन रहा है, तो दैट इज एंडो। लेकिन miRNA क्या होता है बेटा, वो नहीं होता है, वो बाहर से हम नहीं इंजेक्ट करा सकते, वो एंडोजीनस ही होता है, उसको अंदर ही वो DNA से RNA बनेगा। हम टारगेटेड DNA बनाएंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, लूप फॉर्म कर लेगा, तो ये एंडोजीनस ही होता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसन
हो रहा था, तो ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा था, तो ये सेल के अंदर ही बन रहा था और ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री शो कर रहा था आरएनए, तो ये डबल स्टैंडर्ड लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले रहा था। और ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है mRNA में, क्योंकि M है तो M से M यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर न्यूक्लियस के अंदर पहली प्रोसेस होती है, और देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन siRNA में माइक्रो प्रोसेसर फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यानी कि DGCR8 और ड्रोसा एंजाइम नहीं आ रही थी, ये बस miRNA में ही आती है, ठीक है। फिर miRNA जो होता है सप्रेस ट्रांसलेशन, और siRNA डिग्रेड कर देता है। siRNA में आप देख रहे थे लास्ट में डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, siRNA में ये टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन miRNA में हो सकता है कि लास्ट में ये कॉम्प्लीमेंट ही बन करके रह जाए। ये भी हो सकता है कि ये दोनों ऐसे बाइंड हो, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, हो सकता है कि फुल्ली कॉम्प्लीमेंट्री ना हो। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये टारगेटेड mRNA है, टारगेटेड mRNA जिसको हमको जिसकी प्रोटीन नहीं बनने देनी है, और ये जो गाइड RNA हो सकता है कि लूप लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करे, कॉम्प्लीमेंट्री परफेक्ट बेस पेयरिंग ना करे। ये न्यूक्लियोटाइड इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये नहीं है तो ये क्या करेंगे, सर्कल के फॉर्म में रह जाएंगे। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऐसे, फिर ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो बेस पेयरिंग इसमें हो सकता है कि इसकी तरह ना हो, मतलब siRNA की तरह ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखने को देखिए, यहाँ पे siRNA में कि यहाँ पे फुल्ली ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सारी बेस पेयरिंग होगी, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि miRNA में कि ये पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करे। देन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हो गई। देन द नेक्स्ट एप्लीकेशंस, क्या क्या इसके यूजेस हैं RNAi के, तो वायरल हेपेटाइटिस, चूहे में एक बीमारी होती है जिससे क्या होता है, लिवर सेल्स जो होती है बर्स्ट कर जाती हैं, जिससे इसका लिवर डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से ये चूहा मर जाता है, बहुत ज्यादा मोर्टालिटी रेट देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से, ये फैस RNA की वजह से होता है, तो हम बाहर से एक ऐसा हाई प्रेशर इंजेक्शन के थ्रू एक ऐसा RNA इंटरफेरेंस डाल दे, एक ऐसा RNA डाल दें जो क्या करे, इसको बनने ही ना दे, कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो कर दे इसके साथ, और इस प्रोटीन को बनने ही ना दे। सपोज करिए ये डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए अब ये एक्सप्रेस करेगा तो ये जो है ये एपोप्टोसिस हो जाएगी। एपोप्टोसिस मतलब होता है कि सेल सुसाइड करते हैं खुद से, तो हेपेटोसाइट सेल, लिवर सेल जो हैं वो बनेंगी नहीं, और लिवर फेलियर होने के कारण चूहा मर जाएगा। तो ये प्रोटीन जो बन रही थी, हम इस प्रोटीन को बनने ही नहीं देंगे जिससे ये एपोप्टोसिस हो, तो हम क्या करेंगे, एंटी सेंस आरएनए डालेंगे, और ये से बेस पेयर की कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा और इसको बाइंड कर लेगा और इसको ब्रेक कर देगा, और जैसे ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं बनी तो हमारा काम हो गया, लिवर फेलियर नहीं होगा। ये इसका एप्लीकेशन है कि हम कई जानवरों को बचा सकते हैं कई बीमारियों से। यहाँ पे siRNA हमने डाला और FsRNA को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। किससे डाला वो RNA, उसकी सेल के अंदर हमने हाई प्रेशर इंजेक्शन से उसके बॉडी के अंदर वो siRNA डाल दिया, जो कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा mRNA से, जो कि प्रोटीन नहीं बनने देगा फर्दर, जिससे एपोप्टोसिस नहीं होगी, प्रोटीन बनेगा नहीं तो इसकी डेथ नहीं होगी। HIV एड्स, हाँ HIV एड्स के बारे में तो सबने ही सुना होगा। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये क्या करता है, एड्स कॉज करता है। इसका रिसेप्टर होता है हमारी बॉडी में, वो रिसेप्टर होता है CD4। CD4 एक रिसेप्टर होता है जो कि HIV का रिसेप्टर होता है, इसके साथ ये वायरस आकर के बाइंड करते हैं, तो इसको ही हम क्या करें, डाउन रेगुलेट कर दे। ये जो है रिसेप्टर बनने ही ना दे, ना रिसेप्टर बनेगा, ना HIV बाइंड होगा, ना HIV डिजीज एड्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम RNAi की मदद से इसको मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहे हैं। मिथाइल ग्रुप ऐड होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे DNA से RNA नहीं बनेगा, RNA से प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये देख रहे हैं कि ये हिस्टोन है और ये सर्कल, इस पे क्या है, DNA है। DNA में क्या किया हमने, मिथाइलेशन करा दिया है। क्या हो रहा है कि mRNA है, mRNA से हमने एंटाइसेंस या एंटीसेंस RNA को बाइंड कर दिया है, कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा, miRNA आगे बाइंड हो जाएगा टारगेटेड mRNA से, प्रोटीन फर्दर नहीं बनेगी। प्रोटीन नहीं बनेगी तो CD4 रिसेप्टर नहीं बनेगा, रिसेप्टर नहीं बनेगा तो HIV को
बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, अंदर आने के बाइंड करने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो आगे वो प्रोटीन कैसे बनाएगा? तो जब एड्स की बीमारी वहीं पे रुक जाएगी या फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये कर सकते हैं। देन हंटिंगटन डिजीज, ये ब्रेन के लेवल पे होता है। क्या होता है कि इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाता, वॉक नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता है सही से, अच्छे से कॉग्निटिव, जैसे मैं हाथ के साथ पैर भी चलाना चाह रही हूँ, मैं काम नहीं करेगा, मैं जैसे चाह रही हूँ वैसे हाथ पैर मूव नहीं करेंगे। तो ये होता है इस बीमारी में। इसमें होता क्या है कि एक प्रोटीन होती है, HTT जीन से एक प्रोटीन बनती है जो कि इतनी बड़ी बड़ी प्रोटीन बन जाती है जो ब्रेन में इकट्ठा हो जाती है। देखिए ये नॉर्मल ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन से ये क्या होता है, हंटिंगटन डिजीज में ब्रेन ऐसा हो जाता है, ये देख रहे हैं नीचे से ऐसा हो जाता है। तो ये बड़ी बड़ी प्रोटीन्स इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एबनॉर्मली लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीन, जिससे क्या होता है कि ये सारी डिजीजेस देखने को मिलती हैं। 50% ये चांस है कि आने वाले बच्चों में भी हो जाए, अगर पेरेंट्स को, मम्मी को है तो बच्चों को भी हो जाए, या पापा को है तो बच्चों को भी हो जाए। यूके में 12,000 लोग इससे पीड़ित हैं, 12,000 लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं वहां पे। तो इसमें होता क्या है कि अच्छे से आपको बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से गुस्सा, अचानक से चीजें तोड़ फोड़ देना, क्या होना, फिजिकल इंपेयरमेंट, सही से चल फिर नहीं पाना, सही से सोच नहीं पाना, सही से मैथ्स नहीं कर पाना, प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी हम RNAi से क्या कर सकते हैं, इस जीन को ही एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। इस जीन की प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, RNAi से बनने से रोक सकते हैं। वो प्रोटीन उसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा और उसको ब्रेक कर देगा, तो प्रोटीन ही नहीं बनेगी RNA से। देन मस्कुलर डिग्रेडेशन, मसल्स, जैसे ये आईज है, आईज में जो रेटिना की पोजीशन होती है ये या तो ऊपर हो जाएगी या तो नीचे हो जाएगी। जो मसल्स हैं इसको, रेटिना को बीच में बाइंड कर करके रखते हैं। मसल्स यहाँ पे क्या कहते हैं, ये होता है रेटिना, यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं इसको बाइंड करके रखती हैं। ये क्या होता है, अगर सही से काम नहीं करेंगी ना तो रेटिना इधर उधर हो जाता है, और जब रेटिना सही से नहीं तो आई से जो स्ट्रक्चर आने वाला है वो सही से फॉर्म नहीं होगा। जो भी स्ट्रक्चर है जो बाहर है वो अच्छे से जब फॉर्म नहीं होगा तो हमको सही से दिखेगा नहीं रेटिना पे। मान लीजिए कैंडल की इमेज है, यहाँ से उल्टा बननी चाहिए थी और रेटिना पे उल्टा बनती, हमें ब्रेन को सीधे दिखाई देती, सॉरी सीधी लाइन आएगी, तो ये रेटिना पे इसकी मसल्स इधर उधर कर देती हैं इसको। तो ये कैसा होता है, VEGF एक जीन होती है जिसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है कि मसल सही से काम नहीं करती हैं। तो इसका जो सेंट्रल पोजीशन होता है रेटिना का, मैक्यूला का, वो सेंटर नहीं हो पाता है। तो इसी जीन को हम एक्सप्रेस होने से रोकेंगे और ताकि इसका जो जीन, ताकि इस रेटिना की पोजीशन सेंटर में रहे, ठीक है। और सेंटर में ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं RNA को, प्रोटीन नहीं बनने देंगे। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो अपनी पोजीशन की सही रहेगी। देन क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं जिसको हमको ओवरकम करना जरूरी है। देखिए हर चीज में अच्छी क्वालिटी होती है तो बुरी क्वालिटी भी साथ ही साथ आती है, ठीक है। नोबडी इज परफेक्ट, लॉ है ये नेचर का कि नोबडी इज परफेक्ट और नथिंग इज परफेक्ट। तो परफेक्ट बनाना होता है, तो क्या क्या इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है जिसपे अभी वर्क चल रहा है। हाई प्रेशर इंजेक्शन, अगर हम किसी भी चीज में हाई प्रेशर इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो सेल डिग्रेड हो सकती है, सेल टूट सकती है। सेल में वो प्रेशर झेलने की क्षमता होनी चाहिए, हो सकता है सब में उतनी क्षमता नहीं होती, तो वो सेल हो सकता है कि सही से काम ना करे, नॉर्मल टिश्यू या ऑर्गन को वो डैमेज कर दे। देन इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन भी हम अगर कर रहे हैं जिनको एक ऐसा केमिकल एक लेबोरेटरी इन्वायरमेंट दे करके उस सेल में इंजेक्ट कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। वो क्या करे, एज अ वायरस सेल को लगे कि ये कुछ बाहर से आया, हमारा है नहीं, उसी को डिग्रेड कर दे, तो वो ना RNA पे वर्क कर पाएगा, पहले ही टूट जाएगा, ना RNA पे वर्क कर पाएगा, ना RNA से प्रोटीन बनने को रोक पाएगा। और साथ ही साथ लाइपोसोम्स, लाइपोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटाइनिक इनकैप्सुलेटेड siRNA, यानी कि ये जो होता है हो सकता है कि टॉक्सिक भी हो जाए। ये लाइपोसोम्स हम बाहर से जो डाल रहे हैं वो सेल क्या करें, टॉक्सिक हो जाए उनके लिए, और सेल्स खुद ही मरने लगे, सेल्स और उनके साथ क्या हो जाए, इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा आ जाए कि वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए, खुद ही सेल खुद को मानने लगे कि भाई ये बाहर से कुछ आया है, इसके अंदर वायरस है, ये ठीक नहीं काम कर रहा है, तो इसको ही हम डिग्रेड कर देते हैं। तो हमने बाहर से डाला, इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना कॉस्टली एक्सपेरिमेंट किया, और जो है कि हमारी सेल ने उसको क्या कह दिया कि चलो निकलो, तो दैट विल नॉट वर्क। तो लाइपोसोम्स हो सकता है कि क्या हो, टॉक्सिक भी हो जाए। तो इसी के साथ ये लेसन ओवर करते हैं। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।